हिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना को लेकर दुनिया भर में तरह तरह की चर्चाएं जो है अब भी जारी है। एक तरफ अमेरिका में और यूरोप के कई देशों में जो है तीसरा सर्ज देखा जा रहा है, यानी कोरोना के पेशेंट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। भारत में कुछ कमी आ रही है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जाड़ों में यानी नवंबर दिसंबर में एक बार फिर से ये महामारी बहुत तेजी से फैल सकती है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन इसी बीच डॉक्टरों का एक ऐसा समूह सामने आया है जो ये कह रहा है कि असल में तो ये बीमारी है ही नहीं। उनका कहना है कि ये बहुत साधारण फ्लू है और दुनिया के कई देशों की सरकारों ने जो है घालमेल करके, गड़बड़ करके, गलत सूचना देकर, गलत रिपोर्ट दे करके और इसको एक महामारी का रूप दे दिया है। लेकिन ये महामारी नहीं है। सच्चाई क्या है? लोगों में इसके चलते जो है तरह तरह के अफवाह फैल रहे हैं। भारत में वैसे भी बहुत सारी चीजें लोग नहीं कर रहे थे और अब जो है शायद और बहुत सारे लोग जो उसको देखेंगे, उस वीडियो को, उन डॉक्टरों के का जो क्लेम है उसको जो समझेंगे, उनको लगेगा कि ये बीमारी तो है नहीं। पर वास्तविकता क्या है, इसकी जांच के लिए हमने आज आमंत्रित किया है 3 मशहूर डॉक्टरों को। डॉक्टर अशोक जैनर ब्रिटेन से हैं, डॉक्टर जसबीर छाबड़ा और डॉक्टर ढिल्लों सेट्टी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है आज ये जो कुछ कहा जा रहा है एक दूसरे पक्ष की तरफ से कि ये तो बीमारी है ही नहीं, उस पर निश्चित तौर पर एक रोशनी डालेंगे और ये बात साफ होगी कि ये बीमारी है या नहीं है। लेकिन प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के आखिर में आपको एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो लिंक मिलेगा और उस लिंक को दबाएंगे आप तो आप हमको बताएं, हम आपको बताएंगे कि सत्यहिंदी.com से और करीब से आप कैसे जुड़ सकते हैं। आज जो कॉर्पोरेट मीडिया है और जिस तरह की पत्रकारिता हो रही है, जिस तरह तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके रखा जा रहा है, उनके बीच में एक ईमानदार पत्रकारिता जो है बहुत मुश्किल काम है और हम अपने दर्शकों के सहयोग से ही इसको जारी रख पा रहे हैं। तो आप इसके बाद, वीडियो देखने के बाद वहां जाकर एक बार विजिट कीजिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि सत्यहिंदी.com से आप कैसे जुड़ सकते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर अशोक जैनर, डॉक्टर ढिल्लों सेट्टी और डॉक्टर जसबीर छाबड़ा का स्वागत। और मेरा पहला सवाल, बहुत सीधा सवाल डॉक्टर अशोक जैनर आपसे, कि ये 60 डॉक्टरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि ये तो बीमारी है नहीं, ये तो साधारण फ्लू है, इसको महामारी का नाम दे दिया गया है। और वो डॉक्टर जो है वो ये भी कह रहे हैं कि वो कई देशों के डॉक्टर हैं और वो कह रहे हैं कि हम अपने अपने देश की जो सरकारें हैं उन पर अपने अपने देश में मुकदमा चलाएंगे। तो ये है क्या? यस शैलेश जी, ये तो सिंपल है कि एक ये वायरस है और ये वायरस चारों कॉन्टिनेंट में फैला है, तो पैंडेमिक डिक्लेयर करना एक तरह का प्रोटोकॉल है। शुरू में ये किसी को नहीं पता था कि ये वायरस 80% लोगों में एसिम्प्टोमेटिक है, क्योंकि जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ वहाँ से सही इंफॉर्मेशन नहीं आ पाई। WHO शुरू में सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया। उस समय धीरे धीरे जैसे इंफॉर्मेशन आ रही थी, ये इतनी तेजी से फैला कि स्पेन, इटली, इंग्लैंड, सब जगह मोर्टेलिटी इतनी हाई थी, डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे। तो वहाँ सारा वर्ल्ड एकदम पैनिक मोड पे चला गया और पैनिक मोड पे जाने पे सबने एक टूल पकड़ लिया, लॉकडाउन, कि लॉकडाउन से इसको स्लो करे, डेथ रेट बचे। इंग्लैंड में इंपीरियल कॉलेज की रिसर्च ने इंग्लैंड को बताया था कि अगर आप लॉकडाउन नहीं करेंगे, कुछ कंट्रोल नहीं करेंगे, तो 500,000 लोगों की डेथ हो सकती है। तो सारे मेजर्स लेने के बाद में 40,000 लोगों की डेथ हुई। तो ओवर एस्टिमेट तो चीजें हुई शुरू में, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि ये एक बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते ये पैंडेमिक नहीं है। ये जरूर कह सकते हैं कि जहाँ पे 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक हो और 20% जो सिम्प्टोमेटिक है, उसमें से भी केवल 5% लोग जिनको इफेक्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर, उनकी संख्या केवल 5% है। तो उन 5% पे आप पूरे कंट्री को लॉकडाउन जस्टिफाई नहीं कर सकते आज की डेट में। लेकिन ये अब हम हाइंड साइड, पीछे मुड़ के देख कर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि उस समय वही डिसीजन सही था। लेकिन पेंडेमिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
वायरस डॉक्टर है कोई। सेट्टी, मैं डॉक्टर जैनर आपके पास फिर आऊंगा। डॉक्टर सेट्टी से एक सवाल पूछते हैं। ये जो वो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये जो साधारण फ्लू होता है उससे कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब ये है कि इससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनमें से कई तो ये कह रहे हैं कि ये सब जो प्रिकॉशंस लेने की बात की गई कि आप मास्क लगाएं, हाथ धोएं बार बार और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, शायद इसकी भी जरूरत नहीं थी, ऐसा कुछ जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं। अब जो स्थिति है उसमें कितनी सच्चाई है? डॉक्टर अभी ये जब से वायरस शुरू हुआ है चाइना से, जहां तक पूरा दुनिया को धीरे धीरे पताने लगा है कि ये वायरस का जो सिम्टम्स जो है, बीमारी की तरीका जो है वो दूसरे वायरस से अलग जैसा है। तो ये जो वायरस जो आया पहले सिंपल फ्लू वायरस जैसा सूचित किया गया है, और बाद में ऐसा लगा कि लोगों को कि ये बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स पूरा सर से पांव तक फैल सकता है, और डिफरेंट सिम्टम्स जो है उस हिसाब से ये प्रेजेंट किया जाता है। तो जब ऐसे टाइम चलती गई, नया नया खोज होने लगा कि लोगों को पता लग गया है कि ये जो वायरस का सिम्टोमेटोलॉजी और स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज जो बोला जाता है वो अलग से दिखाने लगी। और जब भी ऐसा कुछ वैज्ञानिक फील्ड में जब नया आया जाता है तो नया नया जानकारी की कोशिश में नया नया मेजर्स को लिया जाता है। तो इस हिसाब से हम चल रहे हैं। आप जब पहले भी पुराने वाले बीमारियों को जब देखते हैं तो जब जैसे ये बीमारियां इवॉल्व हुए, जैसे उन लोगों का असली तरीका दुनिया में पताने लगा, तो वैज्ञानिक लोग मेडिकल फील्ड में नए नए रिकमेंडेशंस के साथ आ रहे थे। तो उस टाइम में सोचा जाता है कि ये जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हाँ, अगर कुछ चीजें, ज्यादातर नहीं, कुछ चीजें थोड़ा गलत भी हो सकता है, उसमें ऑल्ट्रेशन भी किया जाता है। तो हम इस मोड में हैं कि इस वायरस के बारे में ज्यादातर जानकारी पा रहे हैं, और जो भी किया गया था उस समय में, उस टाइम में 3-4 महीने से पहले जो लॉकडाउन, मेरे ख्याल में ये सच था, क्योंकि हमको इसके वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं था। तो ये मेरे राय है। तो अभी वी आर इन इवॉल्विंग स्टेज, जो इवॉल्विंग स्टेज है, तो रिसर्च चल रहा है और बहुत सारे फायदा भी हुआ है रिसर्च से, उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया है। तो उससे बहुत जानकारी के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो अभी अब अगर आप देखें तो 6 महीने से पहले जो भी मेजर लिए थे उससे ज्यादा मोर्टेलिटी हो सकता था, और हो गया होगा कुछ कंट्रीज में। और अभी जो मेजर्स जो है उससे मोर्टेलिटी जो और ज्यादा सफरिंग जो है वो कम होती जा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मोर्टेलिटी कम होती जा रही है, यानी बीमार तो हो रहे हैं लोग लेकिन मौत की संख्या घट रही है। भारत में संख्या बहुत कम है, यूरोप और अमेरिका से भी बहुत कम है प्रतिशत के रूप में अगर देखा जाए, और ये एक बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़ी आबादी भारत की है, और ये अच्छी बात है कि चाहे जिस कारण से हो, कारण तो अभी भी पता नहीं चला है कि वो भारतीयों का इम्यून सिस्टम ज्यादा बेहतर है, या पता नहीं मलेरिया जैसी बहुत सारी बीमारियां और डेंगू हुआ करते हैं और लोग इनकी दवाइयां खाते रहते हैं, उनके चलते इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ है, या जैसे भी हुआ, या वातावरण का प्रभाव हो। तरह तरह की बातें की जा रही हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि इस पर रिसर्च हो रहा है। डॉक्टर जसवीर छाबड़ा, मैं आपसे जो पूछना चाहूंगा कि वो फिर मैं उन्हीं विशेषज्ञों के आसपास जा रहा हूं, उन 60 विशेषज्ञों के आसपास जो ये दावा कर रहे हैं कि एक बहुत साधारण वायरस है, इसको बहुत बड़े पैमाने पर फैला दिया गया। तो आपका जो अनुभव है, डॉक्टर जैनर ने और डॉक्टर ढिल्लों ने तो बहुत साफ कहा कि जो मेजर्स लिए गए थे हो सकता है कुछ सख्त हो, उतने की जरूरत नहीं हो, लेकिन वायरस के बारे में मालूम नहीं था तो इसलिए वो प्रिकॉशन लिए गए और उसका फायदा भी हुआ कि मोर्टेलिटी जो है वो कम रही। तो अब हमारे सामने सवाल ये उठता है कि ये जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि दरअसल ये कोई बीमारी है ही नहीं, कोई उस तरह की बीमारी नहीं है जैसे फ्लू होता है, उस तरह की एक सामान्य बीमारी है। तो ये जो है, अगर इसको हम सामान्य बीमारी मानकर चलते हैं तो हम ये भी देख रहे हैं कि इससे मौत होती है, और उसके जवाब में उनका कहना है कि फ्लू से भी मौत होती है। भारत में तो नहीं होती है, लेकिन भारत में बहुत कम होती है फ्लू से मौत, लेकिन अमेरिका और यूरोप में होती रहती है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। तो उनकी बातों में कितनी सच्चाई है? जी, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि उनकी बातों में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। ये आप अगर किसी हॉस्पिटल में जाएंगे या फिर किसी रिलेटिव से पूछेंगे जिनके
रिलेटिव की डेथ हुई है, तो दे विल लेट यू नो कि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बीमारी है, ये नॉर्मल फ्लू नहीं है, और नॉर्मल फ्लू में भी डेथ होती है। लेकिन इसकी जो डेथ हमने देखी है, मैं आईसीयू में काम करता हूँ, और इंटेंसिव केयर का कोई भी फिजिशियन या हॉस्पिटल का कोई भी फिजिशियन आपको बताएगा कि ये एक बहुत भयानक बीमारी है, और इसको इस तरह के जो है इसका वो करना, एडवर्टाइज करना कि भाई ये तो एक नॉर्मल फ्लू है, ये बिल्कुल गलत है। ये काफी सीवियर बीमारी है। हम इसके बारे में जान रहे हैं, थोड़ी बहुत रिसर्च हुई है कि इस चीज से किस चीज से फायदा होता है, किस चीज से नहीं फायदा होता। और रही बात लॉकडाउन की, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि लॉकडाउन हमने जब इम्प्लीमेंट किया था, तभी जो आर नंबर है, जो इसकी इन्फेक्टिविटी है, वो कम होनी शुरू हुई थी। तो ये कहना कि लॉकडाउन इनइफेक्टिव था, ये बात भी सही नहीं होगी। लॉकडाउन इज नॉट द कंप्लीट आंसर, ये बात मैं मानता हूं, बट ये लॉकडाउन से फर्क नहीं पड़ा। भाई हमने खुद देखा, हमारे नंबर्स 40 पेशेंट आईसीयू में से करके 0 पेशेंट्स हो गए थे। तो ये कह पाना कि लॉकडाउन से इफेक्ट नहीं आया था, ये बात भी गलत होगी। लेकिन हाँ, हम वी आर वाइजर, वी आर स्लाइटली मोर वाइजर। पहले से हमें इस बीमारी के बारे में ज्यादा चीजें पता लगी हैं। और आप ये भी नोटिस करेंगे कि जितनी चीजें बोली गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर पीपीई, वो वाकई ही बहुत इफेक्टिव रहा है। उसका सीधा प्रमाण ये है कि जिस तरह से पहले डॉक्टर्स की डेथ हो रही थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पीपीई, वो अब नहीं हो रही है। हम बहुत कम देख रहे हैं कि ये डॉक्टर्स को, अच्छा ये भी पता लगा है कि जो एथनिक माइनॉरिटी डॉक्टर्स हैं, खास करके ब्लैक्स और एशियंस, उनमें ये ज्यादा कॉज कर रही है। आई एम अ बिट सरप्राइज कि आप ये कह रहे हैं कि इंडिया में इसका जो डेथ रेट है वो कम है। ये एक अच्छी चीज है, बट इंडिया में बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट होते हैं। आप ये सोचिए कि देसी इलाज वगैरह भी काफी इफेक्टिव होता है, उससे भी इन्फ्लुएंस हो सकता होगा। लेकिन ये कह पाना कि हमने ये नोटिस किया है कि ये एशियंस में और ब्लैक कम्युनिटी में इसकी जो सिवियरिटी है वो ज्यादा पाई गई है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। न्यूट्रिशन फैक्टर्स आप ले लीजिए, जेनेटिक फैक्टर्स ले लीजिए, और एक्सपोजर। रही बात जैसे स्वीडन की मैं बात करूं, जैसे स्वीडन वाले कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, मैं आपको एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। स्वीडिश लोग कभी भी वो अपना पर्सनल स्पेस बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। वो कभी भी किसी दूसरे आदमी को अपने पर्सनल स्पेस में एंटर होना अलाउ नहीं करते। मेरे को एक कोई बता रहा था कि आप कभी स्वीडन जाएं और कभी बस स्टॉप पे खड़े हो, तो अगर आप बहुत ज्यादा पास होंगे किसी के, तो वो आदमी मूव कर जाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू स्टेट कि स्वीडन में डेथ्स क्यों कम हुई। स्वीडन में डेथ्स इसलिए भी कम हुई क्योंकि उनकी नेचुरल उनकी जो कल्चर है वो ये है कि अपने पर्सनल स्पेस में मेरे से थोड़ा सा दूर रहो, डोंट कम टू क्लोज टू मी। दैट कुड वेरी वेल बी वन ऑफ द रीजंस कि वही स्वीडन में डेथ्स कम हुई। बिल्कुल आपने सही कहा। उसका उल्टा है भारत में कि जब तक हम जी। चिपक नहीं जाते हैं तब तक हमको संतोष ही नहीं मिलता है कि हम खड़े हैं। पूरे बस स्टैंड पे जगह खाली हो सकती है, 2 अनजाने लोग भी होंगे तो एकदम पास चले आएंगे और ऐसे बातचीत करना शुरू कर देते हैं जैसे कई जन्मों से जानते हों। उनके गांव के बारे में पूछ लेते हैं, पिता के बारे में पूछ लेते हैं, जाति पूछ लेते हैं। जो भी जो जरूरत हो या नहीं जरूरत हो, हम पूछे बगैर नहीं मानते और बातचीत करना, एकदम करीब जाना हमारी संस्कृति जो है वो है। डॉक्टर जैन, आपके सामने मैं एक सवाल रख रहा हूं कि ये जो डॉक्टर्स का ग्रुप है, उसने जो बेसिक्स इस महामारी को रोकने के लिए कहा गया, लॉकडाउन तो अब नहीं हो सकता, या लॉकडाउन के बारे में जो हाइपर लोकल लॉकडाउन एक बहुत पहले से ही ये चला आ रहा था। बहुत सारे जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा था कि हाइपर लोकल लॉकडाउन होना चाहिए, पूरे देश को या शहर को बंद नहीं करना चाहिए। तो आजकल भारत में हम यही देख रहे हैं कि वो अब तो बस स्थिति ये आ गई है कि बस वो घर के सामने, और अभी दिल्ली में तो ये भी कहा उन्होंने कि अब हम पोस्टर भी नहीं लगाएंगे। जो वो पोस्टर लगा देते थे कि इतने दिनों के लिए वो है, तो उन्होंने कहा हम पोस्टर भी नहीं लगाएंगे, बस लोगों को हम सिर्फ बता दे रहे हैं, उनके विजडम पर छोड़ रहे हैं। तो ये जो बेसिक्स हैं, खास तौर पे इसलिए कि भारत में भी एक सेकंड और या थर्ड, कुछ जगहों पे सेकंड या थर्ड सर्ज की बात की जा रही है आने वाले 2 महीनों में। तो डॉक्टर जैनर, मैं जानना चाहूंगा कि जो बेसिक्स जो तय किए गए थे शुरू में, मास्क लगाकर ही बाहर जाना, डिस्टेंस मेंटेन करना, हाथ धोना, ये सब जो है वो उसकी जरूरत है, या ये लोग जैसे कह रहे हैं, ये विशेषज्ञों का एक नया ग्रुप, वैसे इसकी जरूरत नहीं है? शैलेश जी, इंडिया का जो सारा डेमोग्राफिक सिस्टम है और जियोग्राफिकल सिस्टम है वो दूसरे कंट्री से, यूरोपियन अमेरिकन कंट्री से बहुत डिफरेंट है। एक तो इंडिया में अब इंडियन गवर्नमेंट ही मान चुकी है कि लगभग
25% लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। 25% का मतलब हो गया 30-35 करोड़। फरवरी तक कह रहे हैं 50% हो जाएंगे। जब 50% लोग आपके इन्फेक्टेड हो जाएंगे, वो अपने आप ही आपका ट्रांसमिशन स्लो कर देंगे। एक सड़क पे 10 लोग खड़े हुए, 10 में से 9 लोग इन्फेक्टेड है, और वहाँ एक कोरोना का मरीज आएगा, केवल एक को इन्फेक्ट कर पाएगा, क्योंकि 9 तो पहले से प्रोटेक्टेड है, पहले उनको हो चुका है। तो जितने लोग इन्फेक्टेड होते जाएंगे, हर्ड इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। तो इंडिया उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 2 महीने में वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। और दूसरा, इंडिया में 70% हेल्थ केयर प्राइवेट हाथों में। जितने प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, जितने को मैंने कांटेक्ट किया, सब लोग स्टेरॉइड यूज कर रहे, अर्ली स्टेज पे यूज कर रहे, और उसका उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे। वो इतने स्ट्रिक्टली प्रोटोकॉल से नहीं चलते जितने यूरोप वाले चलते हैं, ABC। वो अपना एक्सपीरियंस भी लगाते हैं, अपनी एक्सपर्टीज भी लगाते हैं। और प्राइवेट सेक्टर्स में बैठे डॉक्टर्स मेरे कॉन्टेक्ट में ऐसे हैं कि जिन्होंने 50 मरीजों को घर पे ही ट्रीट कर दिया, जो कि ICU में होते या फिर वेंटिलेटर पे होते। तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है। इंडिया एडवांटेज पे है इस समय। एडवांटेज उनको स्टेरॉइड मिला, तब मिला जब इंडिया को ज़रूरत थी। जून तक दुनिया में किसी को पता ही नहीं था कि स्टेरॉइड लाइफ सेविंग ड्रग है, इतना चीप है। दूसरा, इंडिया को इतना ज़्यादा ICU के बेड्स और इनकी अब उतनी ज़रूरत नहीं है। स्टेरॉइड ने बहुत सारे एडमिशन रोक दिए, ICU बेड की समस्या खत्म है, वेंटिलेटर की समस्या। फिर इंडियन लोगों का, जो रूरल सेक्टर वाले लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत हाई है। उनको तो क्लीन वाटर ही नहीं मिलता, तो उनकी इम्यूनिटी इतनी हाई है। तो इंडिया एट एडवांटेज। और मुझे लगता है कि इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी दूसरे देशों की कंपेयर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जैसे स्पोर्ट्स कार दौड़ती है, ऐसे दौड़ रही है। जो आप देख रहे हैं बिहार में इतनी रैलियां हो रही है, तो सारे लोग इम्यून हो जाएंगे जल्दी। बिल्कुल सही कहा आपने। वहां रैलियों में तो सारा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है लोगों ने। मास्क वगैरह की तो चिंता ही नहीं है, और हम साथ साथ खड़े होने का एक सबूत रोज देते रहते हैं। बहरहाल शहरों में लोग आशंकित रहते हैं, आतंकित रहते हैं। डॉक्टर ढिल्लो सेठी, मैं ये समझना चाहूंगा कि जो अभी तक की स्थिति का जायजा लें हम, तो कितने हद तक आप ये मानते हैं कि इसका जो अगर आपका वायरल लोड ज्यादा भी हो, यानी वायरस ज्यादा अटैक कर चुका हो, तब भी उसका इलाज जो है वो संभव है? शैलेश जी, पहले ये मैं बताना चाहता हूँ लॉकडाउन के बारे में जो बोलना चाहिए था पहले। जी जी। तो जस्ट टू गिव एन एनालॉजी, अगर आपको एक कंपैरिजन किया जाए कि लॉकडाउन के बारे में, अगर आप गांव में शेर पहुंच जाता है, शेर लायन पहुंच जाता है, तो आप क्या करते हैं? पहले आप अपने घर के अंदर छुप जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ था पहले। तो अभी जो धीरे धीरे से हम लोग जब उस अज्ञात थ्रेट को हम जान पा रहे हैं, तो धीरे से धीरे बाहर आ रहे हैं। तो एज एंड व्हेन वी नो, जब आपको ज्यादातर जानकारी हो, तो धीरे धीरे से आप लोग अपना लाइफ को नॉर्मलसी के हिसाब से लेके आ जा सकते थे। तो जहां तक अब जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है, आप जो कह रहे हैं, तो हर देश में रिसर्च चल रहा है। और ये जो स्टेरॉइड की जो बात हुई है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इससे मॉर्टेलिटी जो है, जो उसको बहुत कमी में लेके आने के लिए बहुत फायदा हुआ है। तो इसी हिसाब से हम यकीन कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में, जैसे पहले भी हुआ था, जैसे बहुत सारे वायरल रोग में जो रिसर्च करके जो वैक्सीन जो पहुंचा गया है, तो ये सब बहुत फेज 2 फेज 3 ट्रायल्स में है। तो यकीनन जब तक ये जो वैक्सीन जो आने के लिए जो मार्केट में, और ये सारे जो गवर्नमेंट जो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तब तक तो मुझे लगता है कि जोर या कमी से हम लोगों को ये वायरस को थोड़ा झेलना पड़ेगा। तो वी शुड बी वेरी कॉशियस। कॉशियस स्टेप्स के साथ हम लोगों को आगे चलना पड़ेगा, ये मेरी राय है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने की कि जब तक वैक्सीन नहीं मिल जाता, तब तक जो है हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। वैसे वैक्सीन को लेकर भारत में तो अच्छी खासी राजनीति भी हो रही है, देखी जा रही है। अभी अभी हमारा भारत का एक राज्य है बिहार, जिसमें वहां का जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें चुनाव हो रहे हैं। और अभी जो
भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार केंद्र में है, उन्होंने कह दिया कि बिहार में हम वैक्सीन मुफ्त लगाएंगे और उसको लेकर बहस हो रही है। हालांकि सच्चाई ये है कि चाहे वो चुनाव के बाद घोषणा करें, चाहे 4 दिन के बाद घोषणा करें, भारत में वैक्सीनेशन सफल तभी हो सकता है जब सरकार पूरे देश में वैक्सीन मुफ्त लगाए। और मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहूंगा कि पोलियो खत्म किया गया, वैक्सीन मुफ्त लगाया गया। उसके पहले स्मॉल पॉक्स, चेचक इरेडिकेट हुआ, वैक्सीन मुफ्त लगाया गया। कोई भी बीमारी नहीं है जिसमें कि भारत में मुफ्त में वैक्सीनेशन नहीं किया गया हो या आज भी नहीं किया जा रहा हो। डॉक्टर ढिल्लों, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी ऐसा है कि वैक्सीन के बारे में जब बात है, जब वैक्सीन रेडी होता है तो मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया इज अ वर्ल्ड लीडर। तो दुनिया में जितना भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स और एक्सटेंसिव जो चल रहा है और प्रोडक्शन भी है, तो पूरे दुनिया के लिए इंडिया कैन बी ए वर्ल्ड लीडर। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जब वैक्सीन खोज जाएगा तब इंडिया विल बी इन द फोरफ्रंट ऑफ ट्रीटिंग इट्स ओन पीपल, अपने लोगों को और पूरे दुनिया को। तो दैट इज व्हाट अभी जो दुनिया जो इंतजार कर रही है इंडिया से। जाहिर सी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की कि भारत जो है वैक्सीन बनाने के मामले में दुनिया में नंबर 1 है, और कम से कम ये एक मामला है जिसमें चीन से भी ज्यादा बेहतर स्थिति में है भारत, ज्यादा बेहतर और ज्यादा बड़ी संख्या में वैक्सीन जो है वो बना सकता है। हमारे यहाँ 3-4 देश में बड़ी कंपनियां हैं जो इस काम में पहले से ही लगी हुई हैं और आगे भी ये करेंगे। मैं डॉक्टर जसबीर छाबड़ा, अभी डॉक्टर जैनर ने भी कहा कि इम्यूनिटी जो है हो सकता है भारत में तो पहले ही आ जाए, फरवरी मार्च तक आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी अनुमान किया जा रहा है कि 25-30% लोग जो हैं वो इम्यून हो चुके हैं, बाकी के 25-30% और होंगे तो वो खत्म हो जाएगा। दुनिया के बारे में अगर मैं पूछूं तो मेरा सवाल ये है कि ये हर्ड इम्यूनिटी पहले आएगी या वैक्सीन पहले आएगा, क्या लग रहा है अभी? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी चलती रहेगी क्योंकि इस डिजीज को स्प्रेड करना 100% इसका प्रिवेंशन स्प्रेड करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि जैसे ही आपको अशोक जी ने भी बताया कि 80% ऑफ द पीपल वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं होते। और रही बात हम लोगों को एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग की, तो वो भी 100% फुल प्रूफ नहीं है। तो हर्ड इम्यूनिटी चलती रहेगी, उसकी स्पीड चेंज होगी ऑब्वियसली। रही बात वैक्सीन की, तो वैक्सीन आएगी होपफुली, लेकिन वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है ये कह पाना भी मुश्किल है। वो वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करेगी नहीं करेगी, मतलब स्टैंडर्ड्स ही कई लोगों ने तो स्टैंडर्ड्स ही बहुत लो रखे हैं कि भैया 50% प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर दे तो वो वैक्सीन जो है वो वैलिड है। आपको एक सिंपल बात बताऊं, जैसे बीसीजी की वैक्सीन भी है, वो भी 0 to 80% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। 0% मतलब हो सकता है आपको दें तो आपको बिल्कुल भी प्रोटेक्शन ना हो। तो वैक्सीन ऐसी चीज है, देखिए कोई भी चीज 100% इफेक्टिव नहीं है। रही बात चाहे वो वैक्सीन हो, जी हाँ वैक्सीन होनी जरूरी है क्योंकि कुछ लोगों को तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी जिन लोगों को इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुई है। और रही बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी खास करके जैसे भारत जैसे देश में वो ज्यादा तेजी से फैलेगी, पार्टली बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, पार्टली बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, पार्टली बिकॉज जॉइंट फैमिलीज भी बहुत होती हैं और उतना एहतियात नहीं बरता जाता इंडिया में। एजुकेशन की भी बात कही जाएगी तो एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो हर्ड इम्यूनिटी तो फैलेगी, इसमें कोई शक नहीं है, और वैक्सीन भी आएगी, लेकिन वो वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है ये कह पाना अभी मुश्किल है। जब आएगी तो उसके बाद टेस्ट होंगे, फेज 3 ट्रायल्स कई जगह चल रहे हैं वैक्सीन के। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंडिया, आई एग्री विद डॉक्टर शेट्टी, आई हैव अ फीलिंग कि इन्फेक्शियस डिजीज में इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ वर्ल्ड लीडर एंड इट विल स्टिल कैरी ऑन टू बी। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम कम से कम इस फील्ड में भारत जो है वो आगे है। डॉक्टर जैनर, अब मैं इसके इलाज वाले हिस्से पर आता हूं। आपने बीच में स्टेरॉइड की चर्चा की, लेकिन मैं एक संपूर्णता से इस बात को समझना चाहता हूं कि आज जो इलाज है वो किस तरह के इलाज और कितने इफेक्टिव है, कितना ज्यादा पेशेंट को बचाने की स्थिति में है। असली चीज यह है कि जो एसिम्प्टोमेटिक है 80%, कोई सिम्टम नहीं है, कोई बात ही नहीं है, उनको पता नहीं है, किसी और को इलाज की जरूरत नहीं है। जो 20% बच गए उसमें 15% आमतौर पे अपने आप ही ठीक हो रहे हैं, बहुत माइल्ड हैं, या उसमें जो 5% गंभीर हैं, जो अभी भी डेथ रेट जो है 1.5 से कुछ ज्यादा ही, 1.5 और 2 के बीच में देखा जा रहा है भारत में, यूरोप में तो और भी ज्यादा है।
अमेरिका में भी ज्यादा है, अभी भी ज्यादा है, भारत में कम है। तो कितना इफेक्टिव इलाज जो है आज मौजूद है? शैलेश जी, हम मार्च से बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं, कैसे ये फैला, क्या इसकी एटियोलॉजी है। ट्रीटमेंट आता है इसकी एटियोलॉजी से। शुरू में हमको ये नहीं पता था कि मोर्टेलिटी क्यों हो रही है, बाद में पता चला कि ये फेफड़ों में कोगुलेशन कर देता है, ऑक्सीजन अंदर जाती नहीं है, बाहर से ऑक्सीजन पुश कर रहे हैं, वो सैचुरेट नहीं हो रही। तो वो जो कोगुलेशन प्रोसेस था वो साइटोकाइन स्टॉर्म से था। तो इसको आप ऐसे समझिए सिंपल तरीके से, जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनके दो पार्ट है। एक पार्ट तो जिसमें वायरेमिया का मतलब सर्दी जुकाम का वायरस होता है, बुखार करता है, 3 दिन में चला जाता है, तो वायरस का मल्टीप्लाई। तो कुछ लोगों में तो जो वायरेमिया से ही खत्म हो जाता है, ये 4-5 दिन में माइल्ड सिम्टम्स आए चले गए। कुछ लोगों में 5% में या 5% से कम उस कैटेगरी में आते हैं एल्डरली, कोमोरबिड, ओबीज, अंडरलाइंग डिजीज है, कैंसर है। तो उन लोगों में 5% लोगों में ये आगे बढ़ता है फेफड़ों पे 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन। ये मेन है। जब ये आगे बढ़ेगा फेफड़ों पे, उस समय बुखार तेज होता है एकदम से, 101 के आसपास, उससे ऊपर भी चला जाएगा। और उस समय 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर सांस फूलने लगेगा। तो अर्ली स्टेज होती है निमोनिया, फिर वो चला जाता है रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस पे, ARD बोलते हैं, एक्यूट रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस। फिर चला जाता है ILD, लंग डिजीज, लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो अगर हम जो इंडिया के डेटा आ रहे हैं, क्लोजली हम मॉनिटर कर रहे हैं कि जैसे ये फेफड़ों में निमोनिया शुरू किया इसने, अगर उस स्टेज पे हम स्टेरॉइड दे रहे हैं लो डोज पे, उसमें मैजिक रेस्पॉन्स आ रहा है, जैसे आग पे पानी डाल दिया। प्रॉब्लम आती है जब कि फेफड़ा आपका 40% पहले ही खराब हो गया, कोगुलेशन प्रोसेस हो गया। अब उस समय आप स्टेरॉइड भी देंगे तब भी हो सकता है इतना इफेक्टिव ना हो, 1/3 इफेक्टिव हो, 50% इफेक्टिव हो। तो इसमें क्या है कि ये इम्पोर्टेंट है इस समय कि टाइम, जिस समय फेफड़ों में जाए, टाइमिंग इज द क्रूशियल टू प्रिवेंट द डेथ। और मेरे एक दोस्त है, वो तो कहते हैं कि सारे के सारे मरीजों को अगर हम सही टाइम पे पकड़ लें फेफड़ों में जाते ही, तो मोर्टेलिटी 0 हो जाए। अगर 0 नहीं होगी तो आई कैन से कि 50% रिड्यूस हो जाए। क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट वाले कम से कम 50 हैं पेशेंट्स जिनको अर्ली स्टेज पे HRCT किया, पता चला उसका स्कोर 2 था फेफड़ों में, वो सारे ठीक हो गए। सारे ठीक हो गए। डॉक्टर जयदेव, आपको मैं रोकूंगा, हमारे पास टाइम की कमी है। और डॉक्टर ढिल्लो, एक आखिरी टिप्पणी आपकी कि कितना सेफ है, मतलब ये वायरस रहेगा और हम जीवित रहेंगे, अगर हम इसको फॉर्मूला माने तो आज हम कितना सेफ हैं? डॉक्टर्स जो है हमको कितना आश्वस्त कर सकते हैं? ये जो वायरस आया है, जो नया है, और जो भी वायरस आए हुए हैं वो सदियों से है। तो अगर आप उनका वायरस का बिहेवियर देखें तो जैसे इवॉल्व है, तो हम लगता है मुझे हम लोग अभी पीक से बाहर निकल के धीरे से धीरे सहमी के साथ ये वायरस के लिए जीने लगे हैं। जितना भी लोगों को मैंने इंडिया में देखता हूँ, तो उन लोगों को कुछ भी इन्फेक्शन भी हुआ है, उनके घर वालों को भी इन्फेक्शन हुआ है, तो धीरे से धीरे वी आर स्टार्टेड लाइक हम लोग अपने जिंदगी नॉर्मलसी की तरफ धीरे धीरे बिताने के लिए आ रहे हैं। लेकिन बहुत होशियारी के साथ, जिसको भी इन्फेक्शन हुआ है उनको आइसोलेशन में जिया जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन भी कम हो रहे हैं, लोग अपने आप को घर के लेवल पे ही इलाज कर रहे हैं। और जितने लोग जो बीमार पड़ जाते हैं, जैसे डॉक्टर अशोक ने बोला था कि ये जो लेवल 2 पे जाता है, फेज 2 में जाता है, जो निमोनिया के बाहर और ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो बोल जाते हैं, उस लोगों को ही सिर्फ हॉस्पिटल लिया जाता है, और जो हाई रिस्क पेशेंट्स को। तो धीरे से धीरे हम लोग वायरस के साथ जिंदगी को नॉर्मलसी को लेने नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको रोकूंगा, बिल्कुल समय की कमी है हमारे पास। डॉक्टर जसबीर, एक आखिरी टिप्पणी आपकी कि कितने आश्वस्त हैं हम, अगर अक्टूबर नवंबर में भारत में या सेकंड थर्ड सर्ज जो है अमेरिका में, यूरोप में शुरू भी हो गया है, कितना आश्वस्त हो सकता है एक आम आदमी कि मेडिकल साइंस अब उसकी मदद करने में काफी हद तक सफल है? जी, मैं बिल्कुल कहूंगा विद टाइम, जैसे ही टाइम प्रोग्रेस हो रहा है, हम मेडिकल साइंस की रिसर्च की वजह से
मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं कि मोर्टेलिटी विल रिड्यूस ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि हमें ये अब हमें काफी जानकारी मिली है इस वायरस के बारे में और काफी रिसर्च हो रही है। विद टाइम वैक्सीन भी आएगी, तो क्योंकि अब इस बीमारी के बारे में हम काफी कुछ जान गए हैं और वैक्सीन का भी इंतजार है और वैक्सीन भी काफी हद तक इफेक्टिव भी होगी, तो इस वजह से मैं ये आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि धीरे धीरे करके वी विल गेट यूज्ड टू दिस डिजीज, इसकी मोर्टेलिटी भी कम होगी और आने वाले समय में विद इन द नेक्स्ट 2 or 3 years इट विल कंसिडर टू बी अच्छा, इसकी वैक्सीन आ गई, इसकी वैक्सीन लीजिए, आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, तो इससे ग्रेजुअली जो है मोर्टेलिटी इसकी कम होगी और सिवियरिटी भी कम होने की आशा। ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और वैक्सीन आ जाए तो फिर हम ज्यादा सुरक्षित और बेहतर रह सकते हैं। बहरहाल इस बातचीत से मैं सिर्फ इस नतीजे में पहुंचा हूं कि वो जो डॉक्टरों का एक ग्रुप है जो अपने आप को ये कहता है कि लॉकडाउन वगैरह गलत था, वो अपनी ही सरकारों पर मुकदमा करने की बात कर रहे हैं, उन पर शायद क्या उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। भारत में अगर और बेहतर ढंग से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा मास्क लगाना जरूरी है, हाथ धोना भी जरूरी है। ये तो बारीक सी बात है और डॉक्टर जैनर ने और डॉक्टर ढिल्लोन, डॉक्टर छाबरा ने, तीनों लोगों ने जो महत्वपूर्ण बात हमारे सामने रखी वो ये कि कुछ बहुत ही इफेक्टिव दवाइयां, बहुत ही इफेक्टिव इलाज जो है वो आ चुका है और उससे हमारा जो जीवन है वो ज्यादा सुरक्षित हो गया है। तो डॉक्टर जैनर, डॉक्टर छाबरा और डॉक्टर सेट्टी, इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप तीनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज हम इस प्रोग्राम में बस इतना ही आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन आप सोचिएगा जरूर, विचार जरूर कीजिएगा कि तरह तरह की बातें जो कोरोना को लेकर के आ रही हैं उसके चलते कहीं आपके भीतर एक भ्रम नहीं फैले। और हमने इस प्रोग्राम को किया ही आपके सामने इसलिए कि बहुत सारे लोग जो है उस वीडियो को देख करके, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, हमसे भी सवाल पूछते थे कि अब तो ये सब साबित हो गया है कि गलत था, लेकिन गलत नहीं था। जो डॉक्टर्स हैं जो इलाज कर रहे हैं, आपने उनके मुंह से सुना कि वो गलत नहीं था। चलते चलते मैं एक अनुरोध आपसे फिर करूंगा कि इसके बाद डिस्क्लेमर का एक बटन मिलेगा इस वीडियो के बाद और आप उसको दबाएं तो आपको हम ये बताएंगे कि satyhindi.com से और करीब से आप कैसे जुड़ सकते हैं। जो आज की पत्रकारिता है उसको बचाए रखने के लिए, उसमें ईमानदारी को बचाए रखने के लिए satyhindi.com जो है एक तरह से हमारे दर्शकों का ही प्रयास है और आप उसमें जितना ज्यादा भागीदारी करेंगे हम उतना ही बेहतर आपके सामने खड़े हो पाएंगे। तो आज के इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तीनों विशेषज्ञ डॉक्टर, आप तीनों लोगों को धन्यवाद और नमस्कार। तो आज इस प्रोग्राम को हम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।